केसर टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं अंकित केसर। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमएलए राजौरी और एक्सक्लूसिवली केसर टीवी के ऊपर ये इनका पहला इंटरव्यू होगा। ओथ लेने के बाद, असेंबली में ओथ लेने के बाद ये पहली बार आज राजौरी पहुंचे हैं और उसके बाद इनका स्वागत भी यहाँ पे किया गया। लगातार लोगों का भी इनसे मिलना हो रहा है, तो सबसे पहले इन्होंने केसर टीवी के साथ ही बात करना चाही। सर, आपका वेलकम है हमारे चैनल में। थैंक यू अंकित जी। सर, क्या कहेंगे, आप ओथ लेकर पहली बार आज राजौरी पहुंचे हैं, तो किस तरह का ये आपका सफ़र रहा? वहाँ पे क्या कुछ आपकी बातचीत वहाँ पे हुई? देखिए, 8 तारीख को जब काउंटिंग हुई और लोगों ने भरपूर प्यार दिया और मैं लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खुल के मुझे बड़ा वोट दिया और मुझे यहाँ से जताकर असेंबली में भेजा। उसके बाद लोगों का मिलना मिलाना रहा। 2-3 दिन के बाद हमारी CLP की मीटिंग थी और मुझे श्रीनगर मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना था। वहाँ फिर हमने लेटर ऑफ सपोर्ट एक्सटेंड की और हम गवर्नमेंट के साथ हमने सपोर्ट एक्सटेंड की और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन और ओथ हुई चीफ मिनिस्टर की और कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स की। फिर उसके बाद मुझे मौका मिला चीफ मिनिस्टर साहब से बात करने का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जितने भी कौंसल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं। और फिर हमारी MLAs की ओथ भी 2 दिन पहले हुई। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपनी राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम का कि जिन्होंने एक इतिहास रचा और बिना ज़ात, बिना बलादरी और मज़हब मिलत से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया और एक नई सियासत और साफ सियासत की आगाज़ किया। क्योंकि सियासत में हमेशा पैसे को देखा जाता था कि बहुत बड़े पैसा वाला होना चाहिए, एक बड़े पॉलिटिकल फैमिली से होना चाहिए और बहुत बड़ी बलादरी से होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें मेरे पास नहीं थी, लेकिन लोगों ने ये साबित किया कि अगर आपकी काम करने की क्षमता है, अगर आप में नेक नीति है, आप ईमानदार हैं, तो लोग आपको चुनकर असेंबली में भेजेंगे। और पूरी असेंबली में ये एक मिसाल कायम की है राजौरी के लोगों ने और मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वहाँ क्योंकि मुझे लोगों ने मैंडेट दिया है, लोगों ने मुझे जिताकर भेजा और मेरी प्रायोरिटीज़ हैं कि मैं राजौरी के लिए काम करूँ। और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई और जैसा कि मैंने इलेक्शन मैनिफेस्टो अपना जारी किया था, और आपको याद होगा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी मैं जहाँ जहाँ जाता था, मैंने सब जगह जाकर ये मैंने कहा था कि मेरा अपना एक मंशूर है, मैनिफेस्टो है। और जो राजौरी के रुके हुए काम है, जो पिछले 25 साल से रुके हुए, बस स्टैंड राजौरी पिछले 25 साल से कंप्लीट नहीं हुआ। बंडाला ब्रिज, जिसको ये BSF से, बिल्कुल, ये एक अल्टरनेट रूट है, लेकिन पिछले काफ़ी देर से बंद था। उसके बाद ये नाबन की सर्कुलर रोड, ये बंद है। ये जो सारे काम हैं, पार्किंग वो बहुत बड़ी समस्या और काफ़ी देर से वो नहीं हुआ। सीवरेज प्लांट, यहाँ गार्बेज डंपिंग का, बिल्कुल शहर में आपने भी काफ़ी स्टोरीज की। इन प्रायोरिटीज़ को मैंने चीफ मिनिस्टर के साथ टेकअप किया। मिनी सेक्रेटरीट, ये जो इश्यूज हैं, ये मैंने सारे बस स्टैंड का मैंने इशू टेकअप किया कि क्या रीज़न है कि पिछले 25 साल से बस स्टैंड कंप्लीट नहीं हुआ और वहाँ फंक्शनल नहीं हुआ। कुछ मेरे पास लोग आए थे, उन्होंने कहा जी हमारा ओल्ड बस स्टैंड जो है वहाँ का भी ख्याल रखना। मैंने उनको एश्योर किया। मैंने कहा क्योंकि आज रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। आज जहाँ गाड़ियाँ 2003 में जब ये स्टार्ट हुआ था या 99 में ये स्टार्ट हुआ था, 2003 में इसका एक्वायर किया गया, तो तब जितनी गाड़ियों की कैपेसिटी थी वो आज 10 टाइम बढ़ गई है। तो आज हमें और बस स्टैंड्स की ज़रूरत है, तो इसको फंक्शनल करना मेरी प्रायोरिटी है। मैंने CM साहब से बात की है और डिप्टी CM साहब से भी मैंने इन इश्यूज़ को टेकअप किया। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 1-2 महीने में आपको बस स्टैंड फंक्शनल मिलेगा, आपको मिनी सेक्रेटरीट का काम स्टार्ट मिलेगा, आपको जो बंडाला ब्रिज है इसका काम स्टार्ट मिलेगा, आपको इस सर्कुलर रोड, ये जो नाबन वाली, ये इसका काम स्टार्ट मिलेगा, आपको पार्किंग, जो राजौरी में पार्किंग की समस्या है उसका काम स्टार्ट मिलेगा, और आपको जो यहाँ गार्बेज डंपिंग का है
उस पर भी काम होगा, और जो ऑलरेडी गंद पड़ा हुआ है उसको रिसाइकल करने का भी काम स्टार्ट, जो बायो माइनिंग का एक कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट है, उसको स्टार्ट करने का काम मिलेगा। और मिनी सेक्रेट, ये सारे काम पिछले 10-10 साल से पेंडिंग है, चाहे वो पिछली सरकार थी, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, राजौरी का विकास नहीं हुआ। लेकिन एमएलए सर देखिए, आपने जो बातें की बिल्कुल दुरुस्त हैं, आपने बड़े अच्छे से सारी चीज़ों को बताया, ये चीज़ें नहीं हुई। लेकिन जो सरकार में लोग थे, आखिर उन्होंने क्या किया? क्या वो जो बातें जो सोशल मीडिया पे या फिर मीडिया के सामने आके जो बात करते हैं, वो सिर्फ क्या उनके खोखले दावे थे? तभी लोगों ने रिजेक्ट किया, तभी लोगों ने हराया। अगर काम किए होते तो लोग जताते। और मैं पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहता, मैं उस चीज़ में जाना नहीं चाहता किसने क्या किया किसने नहीं किया। मैंने आपको ये कहा था कि जिस दिन हमारा चुनाव ख़त्म हो गया उस दिन हम पॉजिटिव एजेंडा लेकर, मैं 99,000 लोगों का एमएलए हूँ, उसमें मेरी प्रायोरिटी ये नहीं होगी कि इसने वोट मुझे दिया इसने नहीं दिया। वोट किसी को भी दिया हो, एमएलए मैं सबका हूँ। मैं उनका एमएलए भी हूँ जो अभी वोटर नहीं बने, जिसकी 15 साल उम्र है वो वोटर नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए भी काम करूँगा। हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है। मैंने राजौरी की डेवलपमेंट करनी है, राजौरी के शहर की डेवलपमेंट करनी है। ये मैंने जितने प्रोजेक्ट आपको गिनवाए हैं, इन पर आने वाले 2-3 महीने में आप देखेंगे। ये मैंने पिछले 10 दिन जो मैंने श्रीनगर में लगाया, तो मैंने इन्हीं इश्यूज़ को टेकअप करके कंसर्न मिनिस्टर्स के साथ बात की है, और ये काम हमने स्टार्ट करवाने हैं। और आप देखेंगे कि मैं तो आपको टाइम बाउंड बता रहा हूँ कि 2-3 महीने में ये काम स्टार्ट होने वाले, और हम इन कामों को स्टार्ट करवाएंगे। सर, राजौरी की अगर हम खास तौर पर बात करें, यहाँ पे टूरिज़्म का कोई इतना पोटेंशियल नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं, उन्हें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। रिक्रिएशन के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, लोगों को सड़क पे चलने के लिए फुटपाथ यहाँ पे नहीं है। शाम के समय लोगों को अपने परिवार वालों के साथ यहाँ पे घूमने के लिए कहीं पे जाना है, अपने परिवार के साथ समय बिताना है, यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क्स नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। आखिर किसके पास वो जाया करें? लेकिन अब सरकार बन चुकी है, आप एमएलए बन चुके हैं राजौरी के, तो ये जो इश्यूज़ मैंने आपको बताए हैं, इनको रिड्रेस कब किया जाएगा? देखिए, मेरी प्रायोरिटीज़ जो मैं पहला कैंडिडेट था जिसने अपना रिटर्न में मैनिफेस्टो जारी किया, और इलेक्शन जीतने के बाद 2-3 दिन लोगों से मिला, और मैंने हॉस्पिटल का विज़िट किया था, जीएमसी, और वहाँ मैं गया था, और मैंने वहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अपग्रेड करने की बात की थी, सफाई की बात की थी। मेरी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल क्लियर हैं, और वो प्रायोरिटीज़ हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। उसके लिए मैं काम करूँगा, और आप देखेंगे कि आम आदमी की ज़िंदगी में बदलाव आएगा। मैंने जो जो प्रायोरिटीज़ बताई हैं, बस स्टैंड बनेगा तो आम लोगों को फ़ायदा होगा, बंडाला ब्रिज बनेगा तो राजौरी की कंजेशन दूर होगी, पार्किंग फैसिलिटी बनेगी तो लोगों को गाड़ियाँ पार्क करने की जगह मिलेगी। ये जो म्यूनसिपैलिटी का गंद एक जगह पड़ रहा है, लोगों को बदबू आ रही है, लोग परेशान हैं, उससे उनको निजात मिलेगी। सर्कुलर रोड का काम शुरू होगा जो नाबन ब्रिज का, तो लोगों की कंजेशन दूर होगी। मिनी सेक्रेटरीट का काम स्टार्ट होगा तो सारे डिपार्टमेंट एक जगह आएंगे। ये वो काम है जो इस राजौरी की फेस लिफ्टिंग, जो राजौरी शहर पिछले 20 साल से, ये काम पिछले 10 साल से हो जाने चाहिए था, लेकिन नहीं हुए। आज मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आम लोगों को बेनिफिट होगा। जो आपने पार्क्स की बात की, मेरी प्रायोरिटीज़ है, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे जितने भी ब्लॉक्स हैं मेरी विधानसभा में, उन विधानसभाओं में मैं एक प्लेग्राउंड बनवाऊंगा, और मैं उस पर काम करूंगा। जो जो मैंने वादे किए हैं उन पे काम होगा, और मैंने वादे हवा में नहीं किए। मैंने कोई वादा ऐसा नहीं किया जो पूरा नहीं हो सकता। रिटर्न में मैंने वो वादे वो सोच समझ के, अगर मैंने कहा कि मैं हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ दोबारा रिस्टार्ट करवाऊंगा, तो वो 30 साल पहले तो फंक्शनल था, ख्योरा में था फंक्शनल या नहीं था? वहाँ जितनी भी मेगावाट बिजली बनती थी वो बनती थी, लेकिन बंद क्यों हुआ? हमेशा क्या होता है कि आपने 2 कमरे बनाए, आप उसको 3 करने की कोशिश करते हैं, ना कि उससे कम करें, ना कि बंद कर दें।
ना कि वो गिर जाए। तो वो अगर पावर प्लांट है, वहाँ जो पानी आता था, वहाँ बिजली डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर था, कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी। हम पीछे नहीं जाएंगे, हम आगे की तरफ देखेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको हम मिट्टी डालेंगे, हम आगे काम करेंगे। और मैं आपको बताऊं, लोगों ने मुझे प्यार दिया और मैं लोगों के जो उन्होंने एतमाद दिया, जो आपने बात की ड्रग एडिक्शन, ड्रग पे काम होगा। मैं आज आपको इसी बात पे मैं आने ही वाला था कि ड्रग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपके मैनिफेस्टो में भी था। आपने कहा था कि हम इसका ग्राफ जो है यहाँ से कम करेंगे। दूसरे नंबर पे यहाँ पे चोरियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और भी काफ़ी क्राइम हो रहे हैं। हालांकि राजौरी पुलिस बेहतरीन काम कर रही है इन ड्रग पैडलर्स को पकड़ने में। पहले भी बहुत काम हुआ, अभी भी एसएसपी राजौरी जो रणदीप हैं उनकी क़यादत में जो है बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है। अच्छे ऑफिसर हैं यहाँ पे, चाहे किसी भी रैंक का कोई ऑफिसर है। लेकिन इस चीज़ को लेकर आप एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह से बात करने जा रहे हैं? क्या कुछ आपके सुझाव होंगे? कैसे इन चीज़ों को मिनिमाइज़ किया जाए ताकि एक आम जो नागरिक है वो अपने आप को सुरक्षित समझे? क्योंकि लोग घरों से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग हमेशा ही ये सोचते रहते हैं कि मैं जब घर जाऊंगा क्या मेरा घर, वहाँ पे सारी चीज़ें मेरी सेफ़ हैं कि नहीं। एक एमएलए जो है वो सबका है, जैसे आपने पहले ही कहा, और एमएलएज़ की भी ये प्रायोरिटीज़ हैं कि इन चीज़ों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जी। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो हमारी बैकबोन है। बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं कि मैं काम सभी कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी लोगों की बेहतरी चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी बेहतरी चाहती है और मेरा मिशन भी बेहतरी है। लेकिन अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्यूरोक्रेसी में तालमेल अच्छा होगा तो इफेक्टिवली लोगों को फ़ायदा होगा। मैं एज ए ब्रिज काम करूंगा, एमएलए एज ए ब्रिज काम करेगा एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और जनता के बीच में। मैं उस पुल का काम करूंगा। मुझे अपने ऑफिसर्स पे फ़ख्र है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन ड्रग के रिलेटेड अभी तक हमारी जो मुहिम चल रही है बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन चैनलाइज नहीं है। ठीक है। कोई एक ऑफिसर आता है तो उसका इंटरेस्ट होता है तो काम अच्छे तरीके से होता है, लेकिन बीच में जब उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है तो थोड़ा मामला धीमा हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए, क्योंकि ये समस्या डीसी साहब भी इसको हल करना चाहते हैं, एसपी साहब भी इसको हल करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जितनी है वो इसको हल करना चाहती है, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन हम इसमें एक इंस्टीट्यूशनलाइज करें, इसमें हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ज़ीरो टॉलरेंस, कोई बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा जो इसमें इन्वॉल्व होगा। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारी दो लाइन पे काम करने की ज़रूरत है। एक, जो लोग इसमें मुब्तला हैं उनको रिहेबिलिटेट कैसे करना है, ऑलरेडी काम चल रहा है, लेकिन मैं भी देखूंगा कि उसमें मैं और कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ एज ए एमएलए। मैं उसमें और इसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकता हूँ, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे कि जो आपने कहा कि चोरियाँ हो रही हैं, इस पे भी पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। कुछ मेरे नोटिस में भी चीज़ें आई, मैंने भी एडमिनिस्ट्रेशन को एसएचओ साहब से बात की, एसएसपी साहब से बात की, और हम इसको भी देखेंगे कि किस तरीके से रोक सके। सीसीटीवी कैमरेज लगाएं जगह जगह। अभी क्योंकि बहुत सारी जगह में टावर खड़े किए हैं लेकिन कैमरेज नहीं है। काफ़ी समय पहले ये टावर्स यहाँ पे खड़े किए थे तो नहीं काम हुए। ये मेरी प्रायोरिटीज़ रहेगी। राजौरी को सेफ सिटी बनाना मेरी सबसे पहली प्रायोरिटीज़ है कि यहाँ बेखौफ आदमी घूमे, उस पे मैं काम करूँगा। थोड़ा सा समय दे दो, इंशाल्लाह काम होंगे। एमएलए सर, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बीजेपी ने पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस दिया जो कांग्रेस नहीं दे पाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। एहसान का बदला एहसान से चुकाया जाएगा, ये बातें भी जो है इलेक्शन से पहले होती रही, चाहे वो एमपी के इलेक्शंस थे या फिर अभी असेंबली के हुए या पहले लोकसभा के हुए। उसके बावजूद भी आप जीते, पहाड़ियों ने आपके ऊपर ज़्यादा फेथ जो है वो किया, ये क्या कुछ समझ नहीं आया। और यही जो इशू है वो बड़ा ही सोशल मीडिया पे इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल होता हुआ भी नज़र आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानता ही नहीं कि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में एहसान कोई होता है। हम जनता के नौकर हैं, हम जनता के नौकर हैं, तो फिर एहसान क्या होता है? लेकिन एहसान का बदला एहसान से आपने भी सुना होगा, काफ़ी बड़े दिग्गज नेता वो ये कहते आए हैं कि अब मौका आ गया जी एहसान का बदला एहसान से चुकाना। मैं एक बात बताऊं,
जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सरकार लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, ठीक। तो जब हम पब्लिक सर्वेंट, हमें क्या कहा जाता है? पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होता है? नौकर, जनता हम जनता के नौकर हैं। बिल्कुल। तो मतलब हम एहसान तब करें, वो राजाओं के टाइम में होता था कि ज़िले इलाही ने कोई जनता पे कोई काम कर दिया और वो फिर एहसान। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कल आपकी नौकरी में लगा दूँ तो फिर तो आप सारी ज़िंदगी मेरी गुलामी करोगे। मतलब आप इसका मतलब गुलाम बनाना चाहते हो। आप ये कहते हो कि हमने एसटी दे दी, ठीक है, सरकार का काम होता है। गुजर बकरवाल कम्युनिटी को कांग्रेस पार्टी ने एसटी दी थी, क्या सारे गुजर बकरवाल हमारे गुलाम हैं? नहीं, सरकार का काम होता है। देश की आज़ादी कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है, लड़ाई लड़ी, तो फिर पूरे हिंदुस्तान के लोग हमने एहसान कर दिया। हम जनता के नौकर हैं। ये मिथ ही गलत है। ये मैंने पहली पॉलिटिकल पार्टी देखी है जो ये कहती है कि एहसान के बदले एहसान। भाई आपने काम किया, सरकार का काम होता है काम करना, उसके बाद आप लोगों की विल पे छोड़ दो। लोगों ने इनको क्यों, आज भी बीजेपी के लीडर पहाड़ी कम्युनिटी को जलील करते हैं। आप एक वोट की कीमत नहीं चुका सकते। अगर किसी ने एक वोट भी दिया तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी पूरे जम्मू प्रोविंस में सिर्फ मेरी एक सीट निकली है, लेकिन हम जनता को गालियां देना शुरू कर दें। जनता हमारी सर की ताज है। अगर हम अपने आप में देखते हैं कि भाई हम कहाँ कनेक्ट नहीं कर पाए, क्या किसी कांग्रेस पार्टी के लीडर ने जनता को कोसा? नहीं कोसा। हमने कहा हमारी गलती है, हम जनता को अपनी बात समझा नहीं पाए। लेकिन पहली मैंने पॉलिटिकल पार्टी देखी है जो वोट भी लेती है और उसके बाद गालियां भी देती है। वो कहते हैं जी पहाड़ियों ने हमें खुल के वोट नहीं दिया। भाई आपने वोट लिया, आप एक तरफ से आप फूल बरसाते हो, दूसरी तरफ से आपके मंच से लोगों को गालियां और धमकियां दी जाती हैं। तो ये कौन सा आपका धन्यवाद है? आपके कथनी और करनी में अंतर है। अगर आप कहते हैं आपको लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, लोगों ने मैंडेट दिया, आप उस हार को स्वीकार करो। ठीक है, जिस तरह हम कर रहे हैं, हमें छः सीटें दी, हम कहते हैं भाई हमें 6 दी। अगर मुझे कोई, आपने सवाल किसी मीडिया चैनल ने किया कि कांग्रेस पार्टी को हार मिली जम्मू में इतनी सीटें, मैं मानता हूँ नहीं मिली, एक ही सीट मुझे मिली। हम उसका आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे कहाँ गलती रह गई। हम ये नहीं करेंगे कि भाई वो हम ब्लेम करेंगे। आज मैं हैरान हो गया कि बीजेपी के मंच से एक तरफ आप फूल बरसा रहे हो कार्यकर्ताओं पर, और उसी स्टेज पर आप कहते हो कि पहाड़ियों ने धोखा किया और पहाड़ी जलील कौम है। मैं कहता हूं कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे हर कम्युनिटी ने वोट दिया, मैं एहसानमंद हूँ। मुझे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी ने वोट दिया, मुझे पहाड़ी कम्युनिटी ने वोट दिया, मुझे हिंदू कम्युनिटी ने वोट दिया, मुझे ब्राह्मण, हिंदू में भी ब्राह्मण कम्युनिटी ने दिया, महाजन कम्युनिटी ने दिया, एससी कम्युनिटी ने दिया, मुझे कश्मीरी कम्युनिटी ने दिया। मैं कर्जदार हूँ, उनका एहसानमंद हूँ। लेकिन लोकतंत्र में जनता का निर्णय जो होता है वो सर्वोपरि होता है। और मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, खुदारा चुनाव ख़त्म हो गया। आज आप मौलवियों को धमका रहे हैं, आप मौलाना हजरात को कह रहे हैं कि आप क्यों, अकाफ आपकी कोई बीजेपी की बी टीम है कि वो जो मौलाना हजरात हैं वो आपके पार्टी के कार्यकर्ता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करोगे आप? ठीक है, जब जमहूरियत है, मौलवियों का काम होता है मदरसों में, मस्जिदों में लोगों को तालीम देनी, नमाज पढ़ानी। आप अगर एक उलमा की इज्जत नहीं कर सकते, फिर आप कहते हैं हम सेकुलर हैं। मुझे दुख हुआ कि जब आपके किसी वर्कर ने ये बात की थी, तो आप एक मंजे हुए सियासतदान हैं, आपने उसी वक्त रोकना चाहिए था उसको, आपको निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ताड़ियां लगाई। पहले आपके वर्कर कहते हैं हमारे पीर और मुर्शिद को गालियां देते हैं, और उसके बाद आज आप धमकाना शुरू कर गए। हम भी चुनाव हारे हैं, हमने किसी को नहीं धमकाया। मतलब मैं जीत गया हूं, मेरी पार्टी, जम्मू में कुछ लोग हारे हैं ना, हमने किसी को ब्लेम नहीं किया। हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई,
हमने, हमारे अध्यक्ष तारक अहमद करा साहब ने, भरत सिंह सोलंकी साहब ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई कि भाई पता करो क्या चीज़ रहेगी, हम जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस तरीके की धमकियां हमने नहीं दी। मुझे अफसोस है, मुझे दुख है कि राजौरी का इस तरीके का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप भूल गए हैं। वो कहते हैं एलजी हमारा आदमी है, मतलब एलजी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। खुदारा अपनी अनपढ़ता से बाहर निकलो, आप वकील लोग हो, आप कहते हैं एलजी हमारा। एलजी संवैधानिक पद है, एलजी किसी का नहीं है, एलजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो सबका है। जब कोई पद पे, आज मैं एमएलए हूं तो मैं सबका हूं। आज कांग्रेसी कोई कहेगा कि सिर्फ मैं एमएलए कांग्रेस पार्टी का हूं, मैं एमएलए राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का हूं। आज अगर वो कहते हैं जी इनके काम कैसे होंगे, एलजी हमारा है, भाई एलजी आपका नहीं, एलजी ये देश, ये संविधान से चलता है ये देश, ये किसी आपकी बीजेपी के मैनिफेस्टो से नहीं चलता है। वो ठीक है, जो सरकार होती है, हमारी सरकारें भी रही हैं, हमने भी 70 साल हुकूमत की है, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हो ये हमने नहीं किया। इसीलिए एलजी साहब जो हैं वो संवैधानिक पद पे हैं। संवैधानिक पद पे जो आदमी होता है वो सबका होता है। तो ये छोटी सोच इनकी दिखलाती है, बौखलाहट दिखलाती है। लेकिन मैं कहूँगा कि बौखलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बदले की राजनीति करने नहीं आए। हम सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करेंगे, और सबको, जिसने मुझे वोट दिया उसका भी शुक्रिया, जिसने नहीं दिया उसका भी शुक्रिया। काम मैं सबके करूँगा, ईमानदारी से करूँगा, बिना किसी भेदभाव के करूँगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। कश्मीर से भी कुछ सीटें कांग्रेस की निकली, जम्मू सूबे से सिर्फ आप ही एक लौते एमएलए बने हैं राजौरी से, और फिलहाल अभी कोई मंत्रालय जो है कांग्रेस को नहीं दिया गया। कोई बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या फिर क्या चीज़ें ऐसी हैं कि अभी तक कोई मंत्रालय जो है वो नहीं मिल पाया। आप भी हो क्या हैं अभी श्रीनगर से, वहाँ पे उमर साहब से भी आपकी बात हुई और भी बड़े नेताओं से बात हुई। क्या आने वाले समय में कुछ मंत्रालय कांग्रेस की झोली में भी जाने वाले हैं? देखिए, हमने इंडिया अलायंस बनाया। ये जब इंडिया अलायंस बनाया गया है तो ये एक सिर्फ गवर्नेंस के लिए या गवर्नमेंट चलाने के लिए नहीं बनाया गया। ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव, जो जम्मू कश्मीर के लोगों और हिंदुस्तान के लोगों को एक उम्मीद दी कि भाई जो पिछले 10 साल से लोगों को ज़ख्म दिए उनको मरहम लगाने के लिए ये काम किया। आज लोगों ने उस पर एतमाद जताया और लोगों ने वोट दिया और हमें मेजॉरिटी मिली, और हमारी आज सरकार है, इंडिया अलायंस की सरकार है। और हम प्री पोल अलायंस में हैं। बड़ी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझे सपोर्ट किया, बड़ी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के वर्कर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट की। अब जब सरकार बनी है तो अभी क्योंकि ओथ हुई है और हमने, क्योंकि अभी फर्स्ट हुआ, तो अभी हमारी क़यादत बात करेगी, क्योंकि अभी तो 5 ही मिनिस्ट्रीज़, कैबिनेट मिनिस्टर्स को ओथ मिली है। अभी टोटल जो स्ट्रेंथ है, अभी आगे भी एक्सपेंशन होगी, और हमारी क़यादत इसमें फ़ैसला लेगी कि हमें सरकार के बीच में रहना है, हमें आउटसाइड सपोर्ट करनी है, क्योंकि वो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट तारक अहमद करा साहब, हमारे इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी साहब और हमारी नेशनल क़यादत जो है, नेशनल लीडरशिप इसमें फ़ैसला करेगी। और मेजर जो काम है वो ये है कि लोगों को राहत देना। मिनिस्ट्री लेना बड़ा काम नहीं है, काम ये है कि जो लोगों ने हम पे एतमाद किया है, जो लोगों को हमसे उम्मीद है, जो हमने प्रॉमिस किए हैं लोगों को, उनको इम्प्लीमेंट करना हमारा एजेंडा है। मिनिस्ट्री छोटी बात है, वो कोई बनता है, कोई नहीं बनता, दैट इज़ ए सेकेंडरी इशू। हमारा इशू ये है कि लोगों को जो उम्मीद के साथ 10 साल में लोगों ने एतमाद किया है, उस एतमाद पर खरा उतरना हमारे प्रायोरिटी। आखिर में एक सवाल से अपने इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। राजौरी की आवाम को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप रिसेंटली अभी आज ही जो है आप वापस राजौरी में पहुंचे हैं ओथ लेने के बाद, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी मैसेज फ़िलहाल आज के दिन का क्या कुछ रहेगा? देखिए, मैं इन लोगों, राजौरी के लोगों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उनसे यही कहूँगा कि आपके प्यार का मैं ऋणी हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, और मैं यही कहूँगा कि मैं आने वाले 5 साल में आपका खादिम बनकर खिदमत करूँगा, और कोशिश करूँगा कि जो भी मसले हैं उनको हल करूँ, और आपका बेटा बनकर, आपका भाई बनकर आपकी खिदमत करूँगा।
मुझे अपना तावन दीजिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। अगर मैं कहीं कोई चीज़ मुझसे चूक होती है तो आप मुझे आकर बता सकते हैं। मेरे दिल के दरवाजे मैं सभी के लिए खुले हैं, मेरे घर के, मेरे दिल के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आइए हम मिलकर एक रजौरी को एक मॉडल, एक स्मार्ट सिटी, रियल सेंस में, वो कागज़ी पत्रों वाली स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि रियल सेंस में इसको स्मार्ट सिटी बनाएं और रजौरी की आवाम को जो दुख दर्द है उसको दूर करने में हम अपना सहयोग दें। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए इफ्तिकार अहमद जी मौजूद थे। ये एमएलए रजौरी हैं और एक इसमें चीज़ ऐड और करना चाहूँगा, ये एक लौते एमएलए हैं जम्मू डिवीज़न से, रजौरी के एमएलए जिन्हें 43 में से 42 सीटें हार गई और एक ये एमएलए जो है रजौरी से जीत के जो है असेंबली तक पहुंचे हैं। और इन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो काम आज तक आपके नहीं हो पाए वो काम जो है अब ज़रूर होंगे। इन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी जो है वो लॉन्च किया था और उसमें भी इन्होंने रिटर्न में सारी चीज़ें दी है और ये उन जो कामों के ऊपर जो है अब अपना जो नेक्स्ट इनका जो रहेगा उसके ऊपर एक काम करना जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब कल से ही इनका जो है काम करना वो स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे क्या कुछ करना है वो तमाम तर चीज़ें जो है अभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी पुटअप करेंगे। जो काम रुके हुए हैं, जो आज तक नहीं हो पाए, उन कामों के ऊपर जो है इनकी तरजीह रहेगी। रजौरी को किस तरह से मॉडल रजौरी बनाया जाए, जो सिर्फ बातें की जाती थी अब वो ज़मीनी सतह पे जो है वो काम होना शुरू होंगे। ये एमएलए रजौरी इफ्तिकार अहमद के दावे हैं। तो देखना ये होगा आने वाले समय में कि क्या जो वादे, जो दावे, जो अलायंस जो कर रही है, जो कांग्रेस ने वादे किए या फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े लीडरान ने जो वादे किए उनके ऊपर कितना खरा उतरेंगे, लेकिन वो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो अभी के जो सूरत हाल हैं, लोग बड़ा ही खुश हैं। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनी है और जितने भी एमएलए या फिर जो 5 कैबिनेट के मंत्री बने हैं, लोग उनसे बहुत ही खुश हैं और लोगों की उम्मीदें जो है वो जाग चुकी हैं कि अब लोगों के जो है वो काम होंगे। तो आप देख रहे थे केसर टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो मुझे और मेरे साथी को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।